मान के चलो आपके हम लेके चले तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में बायो से क्वेश्चन आते हैं जिससे हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक, तो आज जो हम लोग ले रहे हैं सिस्टम, आज जो सिस्टम को हम लोग कवर अप करेंगे वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हेडिंग डाल लो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ, इसमें लिखो देयर आर, एक पहला जो पॉइंट आता है एग्जाम में, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर फॉलोइंग फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है भाई, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को लेके जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। पहला लिखिएगा, सबसे पहला जो होता है सेप्रोफाइटिक, SAPRO, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला आपका लिख लो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है, छोटे से में समझ लेते हैं, लिख लीजिए छोटे में से। डिकम्पोज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, decompose of dead organic matter। ठीक है, डिकम्पोज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर या सब्सटेंस। ठीक, डिकम्पोज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये वो आपके, मान के चलना, इमेजिनेशन करना, ये वो आपके कह लो एनिमल्स होंगे या आपके तरीके के जैसे फंगस होता है कि वो हमेशा ऐसे उनका जो खाना होता है वो हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई डेड जो एनिमल होते हैं वही उनका खाना होता है। कोई मरेगा तो सबसे पहले यही उस पर क्या करना शुरू कर देंगे, उसको खाना शुरू कर देंगे। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। इसलिए हम लोग यूज कर दिया एक वर्ड, डिकम्पोज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो, कई बार आपको एग्जाम्पल में देंगे कि इसमें से कौन सा सेप्रोफाइटिक है, ऐसे दे देंगे। तो लिखिएगा पहला ईस्ट आपका हो गया, वही सेप्रोफाइटिक है। फिर उसके बाद मॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं, MOULDS। ठीक है, MOULDS। ठीक, उसके बाद आपके फंगस, और फंगस में खास तौर पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मशरूम, ये आपके सेप्रोफाइटिक हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बैक्टीरिया, उसके बाद आपके क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके सेप्रोफाइटिक आपके हो गए। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फिर थर्ड जो आपका होता है, सेकंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है आपका पैरासिटिक। ये लिख दो, PARA, पैरासिटिक। ठीक है, थर्ड आपका जो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, नाम से ही जाहिर है कि जो भी इसके एनिमल्स होते हैं, जैसे एक्स एनिमल है तो वो किसी ना किसी पे क्या होगा, पैरासाइट होगा। तो पैरासाइट किस पे हो सकता है, या तो वो इवन आपके बैक्टीरिया को भी पैरासाइट होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया खुद अपने आप ही बीमारी फैलाते हैं, पर बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं। ठीक है, फिर आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो खुद भी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके फंगस, ये जो फंजाई होते हैं वो भी पैरासाइट्स आपके होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गया, सॉरी इसमें आप वायरस लिख देना, वायरस। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया और उसके बाद फंजाई, ये तीन आपको मान के चलने हैं पैरासाइट्स होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्या, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म। अगर आप लोग को नाम याद हो तो लिख दो यहाँ पे शॉर्ट पे, आपके राउंड वर्म हो गए। ठीक है, और एक और पैरासाइट आपका क्या हो गया, फ्लैट वर्म आपका हो गया, फ्लैट वर्म। अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने वो पढ़ा था, टेनिया सोलियम हो गया, एस्कैरिस हो गया। ये सब भी क्या होते हैं, इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। थर्ड जो आपका होता है वो होता है जो कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो थर्ड आपका होता है जिसकी वजह से हम ये सिस्टम पढ़ रहे हैं, दैट इज होलोजोइक, HOLO, होलोजोइक, ZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके आगे लिख दो होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें पहचानेंगे कैसे कि भाई कोई भी जो जानवर है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का है, ना वो सेप्रोफाइटिक है ना वो पैरासिटिक है। तो इसके आगे एक एरो बना के सिंपल लिख दीजिए, ऐसा ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, द फूड इज फर्स्ट टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। बस, फूड इज फर्स्ट फूड इज फर्स्ट
टेकन इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। ठीक है, माउथ के थ्रू हम लोग लेते हैं, तो ये आपका होलोजोइक होता है, इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। ठीक है, फूड इज फर्स्ट टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, बस इतना आपको याद रखना है। तो ऐसे जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि खाने को अपने मुंह से ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, होलोजोइक आपके कहलाएंगे। ये बहुत अच्छा डिफरेंस है बताने में कि फलाना जो है सेप्रोफाइटिक है या पैरासिटिक है, ये आपका होलोजोइक है। ठीक, अब हम जो इसमें मेन तौर पे पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ह्यूमन बीइंग का पढ़ रहे हैं, तो सीधे सीधे शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सीधे आप लोग अगली हेडिंग डालिएगा या अगला ये स्टेप्स लिख लो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको मैं समझा देता हूँ। ये है आपका जो भी आपका डाइजेशन होता है, उसमें आपकी ये सारी स्टेजेस होती हैं जो आप सामने देख रहे हैं अपने। सबसे पहले जो होता है इंजेशन होता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना कि राइट हैंड साइड पे एरो बना सको और लिख सको। सेकंड जो होगा उसके बाद डाइजेशन होगा, कह सकते हो ये सेकंड स्टेज आपकी होती है। थर्ड जो आपकी स्टेज आती है वो एब्जॉर्प्शन आती है। ठीक है, और थर्ड के बाद जो है फोर्थ स्टेज आप कहेंगे एसिमिलेशन, आपकी जो स्टेज है वो आती है। ठीक है, और एसिमिलेशन के बाद जो है फिफ्थ स्टेज जो है वो आपकी इजेशन कहलाती है। ठीक है, EGES। ठीक, ये आपकी या किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी मैमल की ये आपकी फोर्थ स्टेज हो गई। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये जो पांचों स्टेज हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फटाफट लिख लो, तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला आपका कौन सा, अगर हम लिखें तो एक मिनट, सबसे पहला जो इंजेशन है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या चीज है वो। इसके आगे एरो बना के लिख दो, टेकिंग फूड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। इसके आगे लिख दीजिए टेकिंग फूड इनटू, टेकिंग फूड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। यानी कि इसको अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज की भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जो हम सुबह से खाना खाते हैं, ठीक है, या पानी पी रहे हैं या चाय या कॉफी पी रहे हैं, तो वो हमारा क्या स्टेज हो रही है, इंजेशन हमारी स्टेज हो रही है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज जो आपकी डाइजेशन है उसके आगे एरो बनाइएगा, उसके आगे एरो बनाइए और उसमें लिखिएगा डाइजेशन में जो है कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। ठीक है, इनटू सिंपल फूड, या इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है भाई, वो जो खाना होता है वो आपके क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब हम वो खाना को दांत से काटते हैं फिर हमारे पेट में जाता है, वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तो वो कन्वर्जन आपका डाइजेशन शुरू हो गया, यानी कन्वर्जिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, वो आपका क्या हो गया, डाइजेशन आपका हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज यहाँ पे लिख दो, डाइजेशन के आगे एक और एरो बना के या पॉइंट बना के लिख दो, क्या, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड या स्टार्ट इन माउथ, स्टार्ट इन माउथ। ठीक है, जो भी आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्टार्टेड इन माउथ, स्टार्टेड इन माउथ। जैसे आप कोई खाने की चीज अपने माउथ में रखते हैं वहीं से शुरू हो गया है, जो प्रोसेस डाइजेशन की वहीं से शुरू होगी, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्टेड इन माउथ, ठीक है, स्टार्टेड इन माउथ, और उसके आगे लिख लो एंडेड, एंड या लिख लो कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां से जो है आपके एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ नहीं होती है। ठीक, अब कहाँ नहीं होती है तो इसका जवाब जो है डायग्राम में छुपा हुआ है और एक वर्ड में छुपा हुआ है, वो है आपका क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अब इसको आगे बढ़ने से पहले कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल को समझ लीजिए क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपको हमेशा इमेजिन करना है, आपके जो सामने आपको दिख रहे हैं डायग्राम में,
जिसमें आपकी क्या आ रही है, एलिमेंट्री कैनाल को शो किया गया है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें आ रही हैं आपकी। सबसे पहले आपका क्या हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी या बुक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक, वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। उसके बाद कह सकते हो ये वन पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो सेकंड पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, या आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, खाने की नली बोलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, ध्यान रखना, ठीक है, हम एलिमेंट्री कैनाल को समझ रहे हैं। थर्ड पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये स्टमक, ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो खाना आपके माउथ से, यानी कि बक्कल कैविटी, इसको हम लोग बुक्कल कैविटी बोलते हैं, वहां से चबाते हैं, फिर चबासे से आप खाना निगलते हैं, तो फिर फूड पाइप में या ईसोफेगस में जाता है, यानी कि सेकंड पार्ट में जाता है। फिर वहां से आपका खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, यानी कि थर्ड पार्ट में जाता है। फिर स्टमक से खाना जो है वो आपका कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, यानी कि वो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। और स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो है उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि आपका पांचवा पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या कहते हैं या क्या पूछते हैं कई बार कि जो ये डाइजेशन की प्रोसेस है, बताओ इन चारों में से, एलिमेंट्री कैनाल के इन चारों पार्टों में से कहाँ नहीं होती है। तो अभी आपने पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल में 5 पार्ट हैं, ठीक है, तो कहाँ नहीं होती डाइजेशन की प्रोसेस, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके फूड पाइप में, ठीक, कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है फूड पाइप का या ईसोफेगस का। सिर्फ ये खाना, ये काम है कि जो भी खाना आपने अपने बुक्कल कैविटी, यानी कि लेमन लैंग्वेज में जो मुंह में चबाया है खाने को, उस खाने को जब आप निगलते हैं तो सिर्फ आपके फूड पाइप का या ईसोफेगस का ये काम है कि इस खाने को कहाँ पहुंचा दे, आपके स्टमक तक पहुंचा दे, ठीक है। डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती उसमें। और जो आपका पांचवा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, वहां भी आपके डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। न्यूट्रिशन कुछ नहीं वहां पे एब्जॉर्ब होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो अगर आपने नहीं लिखा तो ये लिख लो, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट लिख लो कहीं पे, ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख लो, थोड़ा सा और याद रहेगा। उसके बगल में कहीं लिख लो एलिमेंट्री कैनाल में पहले लिखो माउथ, माउथ के बाद, मैं इसको हटा दूं, पहला लिखो माउथ, ये फर्स्ट लिखो, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस लिखो, ये फ्लो चार्ट बनाना जैसे ये बना रखा है, ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर खाना आपके कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है, स्टमक थर्ड पार्ट हो गया। फिर खाना जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जो है बचा खुचा फिर कहाँ पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि पांचवा पार्ट हो गया, ठीक है। ये लिख दिया आप लोगों ने, ऐसे पांचों पार्ट लिख दिया ऑर्डर वाइज, सबने लिख दिया, यस सर। ठीक। तो ये आपके 5 पार्ट आपको ध्यान में रखते हैं। अच्छा, अब वापस हम लोग इस फ्लो चार्ट में आते हैं जो हम लोग कर रहे थे। डाइजेशन में बस आपको ध्यान में रखना है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड का, उसको आप सिंपल में चेंज कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगला जो है आपका थर्ड जो है प्रोसेस, वो क्या है आपकी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के आगे एरो बना के लिखिएगा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, या इस स्टेज में क्या आपका क्या हो रहा है। इसमें लिखो फूड एंटर्स एंटर्स इनटू द सेलुलर कंपोनेंट, फूड फूड into the enters into the cellular component, ठीक है। फूड एंटर्स इनटू द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द बॉडी। और फिर इसमें लिख लो एसिमिलेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे फूड, पूरे शरीर में फिर आपका जो है खाना पहुंचेगा धीरे धीरे करके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू आउट द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। फिर इंजेक्शन में लिख लो भाई क्या, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बस एलिमिनेशन, इसको लिख दीजिए एलिमिनेशन, यानी कि जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं
तो एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो ये हमारा इजेक्शन आपका, ठीक है। तो ये आपकी जो पूरी प्रोसेस है, पांचों की पांचों, आप सोचिए जो अभी आपने एलिमेंट्री कैनाल है, ये पांचों से होके करते हुए हमारे क्या, जो हमारा एनस है, एनस से निकलते हुए वॉशरूम में बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस बहुत जरूरी है, और इसी प्रोसेस के दौरान जो है, जो भी खाने में न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको जितने भी अपने फ्लो चार्ट बनाए हैं उसको आपको ये रट्टा मारना है, माउथ के बाद इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर ये वाला आपको या पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इंजेक्शन के बाद डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और इजेक्शन आपका हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो है, जो एलिमेंट्री कैनाल आपने लिखा था उसको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि वहां से एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग लिखिएगा आपका माउथ, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए माउथ, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए माउथ। अब माउथ में लिखो इट हैज टू कैविटी, सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है इसे, इट हैज टू कैविटी। सबसे पहला लिखिएगा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। और दूसरा आपका लिखिएगा, जो आपको यहाँ डायग्राम में शायद नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ लिखा भी नहीं है, बुक्कल या बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी या बुक्कल कैविटी। अब ये चीज होती क्या है, बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी क्या होती है आपके माउथ के अंदर, तो आपके जो होंठ है, लिप्स जो है, और जो आपके टीथ, जो दांत है, उसके बीच की जो कैविटी है जहां आप ब्रश करते हैं अपने दांतों में, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद आपका जो दांत है, टीथ, उसके बैक साइड का जहां आपकी टंग है, और पूरा आपका यहाँ तक, जहां तक खाना आप निगलते हैं उससे पहले का फूड पाइप का जो कह सकते हो इनिशियल स्टार्टिंग होती है, वो जो पूरा पार्ट होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट डायग्राम की तरफ देखो, यहां से लेकर यहां तक का, जब तक कि आप खाना निगल नहीं लेते हैं, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्कल या बक्कल कैविटी बोलते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं समझना, तो पहले ओरल कैविटी आएगा, उसके बाद बक्कल क्या बुक्कल कैविटी आएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा आपकी जो माउथ है, उसमें दूसरी चीज क्या है जो एग्जाम में पूछता है, वो है आपका क्या, टीथ। तो अगली हेडिंग डाल दो टीथ, अगली हेडिंग डालिएगा टीथ, अगली हेडिंग डालिए टीथ। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट बना के लिखिएगा टीथ में, लिखिए द मैमल्स, मैमल मतलब मींस ह्यूमन हो गया, उसमें हम सारे मैमल ले लेते हैं। द मैमल्स कंटेन, और ऐसा लिख लो, द मैमल्स हैव 4 types of teeth, mammals have 4 types of teeth, 4 types of teeth। लिखिएगा इसको, सबसे पहला, इसमें डायग्राम नहीं रख पाया था, इंसीजर्स या इंसाइजर्स आपके हो गए। उसके बाद लिखो अगला, सेकंड आपका कैनाइंस, कैनाइंस, ठीक है। उसके बाद आपका प्री मोलर, प्री मोलर, और सबसे आपका आखिरी का हो गया मोलर, ठीक है। इंसीजर्स या इंसाइजर्स हो गए, उसके बाद कैनाइंस हो गए, प्री मोलर हो गए, और आपके मोलर हो गए। अब अगर आप देखें कि आपके जो आगे के दांत हैं, ठीक है, ये आपके इंसीजर्स हो गए। कैनाइन आप महसूस कर सकते हैं, 2 आपके ऊपर के हैं, 2 नीचे के हैं, कैनाइन आपके हैं। और कैनाइन के पीछे के जो आपके दांत हैं वो क्या है, पहला प्री मोलर आता है, और उसके बाद आखिरी में क्या आता है, मोलर आपका आता है, ठीक है। अगर आप दांतों की बनावट देखें तो ये चारों जो आपके दांत हैं अपनी बनावट में बिल्कुल अलग अलग है। उसकी वजह क्या है, इनका फंक्शन। अगर मैं पहले की बात करूं, इंसीजर्स की बात करूं, तो इसका जो मेन फंक्शन है आप में, या और भी जो मैमल है, वो है आपका बाइटिंग और कटिंग द फूड। इसका जो मेन फंक्शन होता है इंसीजर्स का, वो क्या होता है, बाइटिंग, बाइटिंग और कटिंग, ठीक है, बाइटिंग और कटिंग दी फूड, मेन फंक्शन ये है, ठीक। इंसीजर का अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, क्रैक एंड स्प्लिट और टीयर दी फूड, ठीक है। इसमें शॉर्ट में आप लिख सकते हो टीयर दी फूड, ठीक है, फाड़ने के लिए आप कह सकते हो टीयर दी फूड। और प्री मोलर और मोलर का जो फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है, आपका क्रश करना फूड को, जो खाना आप खा रहे हो उसको ग्रिंड, GRIND, ग्रिंड करना, और उसको क्या करना, चबाना, चू करना,
ठीक है, ये आपके फंक्शन होते हैं। कभी आपने खाना आगे तो चबाया नहीं होगा, खाना खा लिया, काट लिया, उसके बाद खाना आगे तो रख के चबाते हो नहीं, हमेशा आपका खाना या तो यहाँ होता है या तो यहाँ पर होता है, और वो उस जगह पे आप क्या करते हो, उसको क्रश करते हो, ग्रिंड करते हो और च्यू करते हो। ठीक, तो हमारे इवोल्यूशन के दौरान इस तरीके के हमारे दांत की अलग अलग क्या हो गई है, बनावट हो गई। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये मैंने आपको लिखा दिया, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक, अच्छा दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। अगेन डालो डेंटल फॉर्मूला, डेंटल, अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब वो क्या है लिख लीजिए, 21-23/21-23, 21-23/21-23 इक्वल टू 32। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी काउंट करेंगे तो आपके 32 टीथ नहीं होंगे, मैं पहले बोल दूं क्यों। क्योंकि हमने अपने इवोल्यूशन के दौरान से लेकर आज तक में अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज कर दिया है। अब हम लोग ऐसा खाना ज्यादा खाते हैं जो पहले से पका हुआ होता है, तो क्या होता है कि जो हमारे पीछे के दांत हैं, जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं अकड़ दांत हो गए या पीछे के दांत हो गए, कईयों में बच्चों में नहीं आ पाते। बच्चे मतलब जो हम छोटे थे तो ज्यादा खाने को चबाते नहीं थे, तो वो डेवलप नहीं हो पाए। तो किसी में आपके 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, किसी में 29 होते हैं। तो अब आजकल इस तरीके का फॉर्मेशन होने लगा है, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग याद करके चलते हैं 21-23/21-23, ये ध्यान में रखना 32। अब ये कैसे है, अब हम इमेजिन करो, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अगर साथ में बना सकते हो तो अच्छी बात है, कि आपने अपने ये ऊपर का जबड़ा बनाया, ठीक है, खाली ऊपर का जबड़ा, खाली ये ऊपर का जबड़ा बनाया आपने, जॉ, और इसको बीच से एक तरीके का इमेजिन करो कि आपने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 1 2 3, यानी कि 2 जो है वो आपके क्या है, इंसीजर्स या इंसाइजर्स हैं। एक आप अपनी टंग से महसूस करते हो, ऊपर आपका एक क्या है, कैनाइन है। और ठीक कैनाइन के पीछे की ओर जाओगे तो 2 क्या होंगे आपके, प्री मोलर्स, और 3 क्या होंगे आपके, सॉरी, मोलर्स। ठीक है, इस तरीके से आपके हाफ जबड़े में ये दांत है, 2 1 2 3। इसी तरीके से आपके इधर के जबड़े में, हाफ के इधर वाले हिस्से में 2 1 2 2 3। ठीक है, तो अगर आप इन सबका टोटल करोगे तो ऊपर के जबड़े में आपके क्या मिलेंगे, आपको 16 दांत मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऊपर 16 और नीचे आपके 16, तो टोटल अगर आप करोगे 6 दूनी 12, तो टोटल क्या हो गया आपके 32 दांत हो गए। क्लियर है फॉर्मूला, याद हो गया? 2 1 2 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 कैसे लिखा गया है, हाफ में 2 1 2 3, इधर हाफ में 2 1 2 3, ऐसे नीचे 2 1 2 3, ऐसे 2 1 2 3। ये रट्टा मार लेना, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि इंसीजर्स कितने हैं टोटल, ऊपर में नीचे मिलाकर, कैनाइन कितने हैं। तो कैनाइन अगर देखो तो 4 हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, ऐसे करके। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक तो ये हो गया, मैं हटा रहा हूं उसको फिर, ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो। अच्छा, उसके बाद एक और लिखो, टाइप्स ऑफ टीथ। एक और लिखो यहां से, फिर एग्जाम में पूछ लेता अगर यहां से नहीं आया तो, टाइप ऑफ टीथ। तो एक तो हमने पढ़ लिया भाई कि इंसीजर्स आपके होते हैं, कैनाइन्स आपके हो गए, प्री मोलर और मोलर हो गए। अब टाइप ऑफ टीथ में देखते हैं। सबसे पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, होमोडोंट, होमोडोंट। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, होमोडोंट, होमोडोंट। इसमें लिखिए, ऑल टीथ आर ऑफ सेम टाइप, या शॉर्ट में लिख दो सेम टाइप टीथ, सेम टाइप टीथ। तो हम लोग नहीं है, ध्यान रखना, हमें क्या है, हम लोग हेट्रोडोंट है भाई, इंसीजर का शेप अलग है, केनाइंस का अलग है, प्री मोलर का अलग है और मोलर का अलग है। ठीक है, तो हम लोग होमोडोंट नहीं है। अब होमोडोंट होता कौन है, तो फिश, लिख दो एग्जाम्पल में नीचे, फिशेस जो होती हैं वो होमोडोंट होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा लिखो आपका सेकेंड टाइप ऑफ टीथ जो होता है, शायद मैच द फॉलोइंग पूछ ले, एक्रोडोंट, ACRODONT, एक्रोडोंट। अच्छा, वो जो मैंने आप लोग को भेजा था, आज सुबह भेजा था, कब भेजा था, चमोली का, उसमें पढ़ा कुछ आप लोगों ने, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली? यस सर। ठीक है, उससे बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना, उसके नोट्स शॉर्ट में बना लेना। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हिंदी ज्यादा उससे? नो सर। लेक कौन सी है, टेम्पल कौन से हैं, टूरिस्ट स्पॉट कौन से हैं, ऐसे ये लोग क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, चलो, तो एक्रोडोंट जो है उसके आगे एरो बना दो और लिख दो। तो मैंने अभी आज चमोली भेजा है,
कल मैं आप लोगों को भेजूंगा बाकी के एक एक, मतलब मैं कोशिश ये करूंगा कि एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट भेज दूं, क्योंकि टोटल हमारे कितने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 7 हमारे गढ़वाल में हो गए, 6 हमारे उधर हो गए, कुमाऊं में हो गए। तो 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 दिन बहुत होते हैं, इतना दिन नहीं करना आपको टाइम। कोशिश करेंगे हम लोग 7 दिन में, यानी एक दिन 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजूंगा। उसके नोट्स करो, और इसकी एक खास बात क्या है कि लगातार इसको आपको रिवाइज करते रहना है। एक दिन भी अगर आप छोड़ोगे ना तो वो फिर भूल जाओगे, और कोशिश ये करना कि लगातार जब रिवाइज करते रहोगे तो वो दिमाग में वो बैठता जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे वो आपने उसमें पढ़ा होगा चमोली में, कि पूरे उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर आपका ऐसा मंदिर जिसमें भगवान की मूर्ति रखी ही नहीं है, वो कहाँ पर है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट चमोली मिलेगा। एक ताल के पास वो मंदिर बना हुआ है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा मंदिर। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा कि बताओ इन चारों में से वो कौन ऐसा मंदिर जहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है, वो बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में। धीरे धीरे आपको ऐसे याद होता जाएगा। अच्छा, एक्रोडोंट में लिखना। हाँ, एक्रोडोंट में लिखिए अटैच्ड, या इसको सीधा लिख लो स्नेक। ऐसा दांत आपको कहाँ मिलेगा? स्नेक में मिलेगा। एग्जाम्पल में लिख दो आपका स्नेक। ठीक है, स्नेक। फिर उसके बाद प्लूरोडोंट। ऐसा, क्योंकि ये एग्जाम्पल पूछते हैं खास तौर पे। प्लूरोडोंट, PLEURO, प्लूरोडोंट। ठीक है, प्लूरोडोंट जो आपको टीथ है कहाँ मिलेगा? किस में मिलेगा? लिखिएगा लिजर्ड। लिजर्ड में जो है आपको प्लूरोडोंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लिखो थीकोडोंट, THECODONT, थीकोडोंट। थीकोडोंट में लिखो, ये आपको मिलेगा एलिगेटर में। एलिगेटर, ऐसे दांत जो है आपको एलिगेटर में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखिए आपका मोनोडोंट। मोनो मोनोडोंट, या ऐसे लिख लो मोनोफायोडोंट। डोंट का संबंध तार से ही होता है। मोनोफायोडोंट, इसका लिख लो। मोनोफायोडोंट पे आपके ये ह्यूमन। ह्यूमन। अब मोनोडोंट क्यों बोला गया हमको? क्योंकि मोनो का मतलब एक, तो हमारी जिंदगी में भी दांत जो होते हैं सिर्फ एक बार आते हैं, जो परमानेंट दांत होते हैं। दूध के दांत को हम लोग टेम्परेरी होते हैं, काउंट नहीं करते, पर हमारे जो परमानेंट दांत होते हैं सिर्फ एक बार आते हैं, इसलिए हम लोग मोनोफायोडोंट है। ठीक है, फिर लिखो आपका इसी के उल्टा पॉलीफायोडोंट। ठीक है, पॉलीफायोडोंट, एरो बना के लिखो। पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें लिख दो लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट। ठीक है, अब लोअर वर्टिब्रेट का मतलब लिख दो, जैसे फिश हो गया। ठीक है, लिख दीजिएगा फिश, आपका एम्फीबियन और रेप्टाइल। फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया। ये क्या हो गया? लोअर वर्टिब्रेट। तो इनमें क्या होता है? दांत जितनी बार टूटते हैं उतनी बार इनके नए परमानेंट दांत आ जाते हैं। हम ह्यूमन के साथ क्या है कि भाई हम ह्यूमन बीइंग में दांत, मैंने बोला कि दूध के बाद, मिल्क के बाद एक ही बार आते हैं, इसलिए हम लोग मोनोफाइड, अगर दांत टूटे दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, बट इनमें क्या होता है? लोअर वर्टिब्रेट में लिख दो फिशेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, जितनी बार दांत टूटेंगे उतनी बार इनके दांत दोबारा आ जाते हैं। ठीक, चलिए, तो अभी हमने माउथ के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने माउथ के अंदर ओरल कैविटी को पढ़ लिया। अभी माउथ के अंदर हमने बकल कैविटी या बुक्कल कैविटी को समझ लिया कि कहाँ से कहाँ तक होती है। फिर हमने माउथ के अंदर आपका टाइप ऑफ टीथ देख लिए, कौन से इंसीजर्स, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। फिर ये टर्मिनोलॉजी हमने देख ली, होमोडोंट, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट, मोनोफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट, ये सब चीजें। ठीक है, अच्छा, अब क्या हमारा रहता है? अब हमारा रहता है क्या? ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें अगला हेडिंग डालने के लिखना डाइजेस्टिव ग्लैंड इन माउथ। अगली हेडिंग डाल के लिखो, या ऑफ माउथ, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ माउथ। ठीक है, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तीन आपकी ग्लैंड्स होती हैं जिनका सीधा जो सेक्रीशन होता है वो आपके माउथ में खुलता है। यानी कि इस समय जो आपके माउथ में ये सलाइवा है, ठीक है, ये बन कहाँ से रहा भाई? ऐसे तो कहीं ना कहीं से तो आता होगा ये सलाइवा। तो ये 3 ग्लैंडों से लगातार आ रहा है, तो इसको लिख दो डाइजेस्टिव ग्लैंड, लिख दिया आप लोगों ने हेडिंग। उसमें लिखिए
सेक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड्स ओपन इनटू द माउथ। पहले ये लिख दो लाइन जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सेक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड्स, सेक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड्स ओपन इनटू द माउथ। तो 3 ग्लैंड कौन सी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको एक साथ क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ये वर्ड भी लिख देना। और 3 ग्लैंड देखो कौन सी, पहली आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये ठीक आपके दोनों कानों के नीचे है, इसको आप महसूस कर सकते हो, इसका सीधे सेक्रेशन आपके माउथ में खुलता है। दूसरा आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ये आप देखें तो ये टंग के नीचे आपकी है। और अगर आप इसको महसूस करना चाहें तो अपनी टंग को रोल करोगे तो नीचे की तरफ आपको वाटरी सा दिखेगा, महसूस होगा, टंग को रोल करोगे तो वो क्या असल में सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो ये आपकी सबलिंगुअल क्या हो गई, आपकी दूसरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, सेकंड, ठीक। तो फर्स्ट आपकी पैरोटिड हो गई, सेकंड आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई, और थर्ड आपकी क्या हो गई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी ठीक नीचे आपको मिलेगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपकी थर्ड ग्लैंड होगी। लिख दिया भाई, ठीक। अभी सब लोग लिखने की उसमें हो स्टेटस में कि कहीं बाहर हो तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा कर दूंगा। सर लिख दिया। लिख दिया, ठीक। आज वो नहीं है क्या ध्रुव? नो सर। अच्छा ठीक, चलो तो उसको नोट्स का शेयर कर देना। तो ये 3 ग्लैंड को ध्यान में रखना, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ठीक है। तो तीनों का सेक्रेशन खुल रहा है हमारे माउथ में। अब यहीं से हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम में के क्या पूछता है आपका, ये जो सलाइवा होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो सलाइवा होता है, एक हेडिंग डालना यहीं से, सलाइवा, हेडिंग डाल दो सलाइवा, और सीधा इसमें कुछ पॉइंट लिख देते हैं बस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट लिखेगा 1 to 1.5 लीटर विद इन 24 आवर, 1 to 1.5 लीटर विद इन 24 आवर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई कितना लीटर सलाइवा बनता है आपके माउथ में बाय दीज 3 ग्लैंड्स, तो ये टिक करना 1 to 1.5 लीटर विद इन 24 आवर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड थिंग क्या याद करनी है कि आपका जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो भाई हमारा सलाइवा क्या होता है, ध्यान रखना, एसिडिक, ठीक। ये लिख देना ह्यूमन सलाइवा, या लिख दो सलाइवा उसके आगे लिख दो एसिडिक, एसिडिक। और जो हमारे सलाइवा की जो पीएच वैल्यू होती है कि भाई क्यों उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं, वो लिख दीजिए 6.5 पीएच, ठीक है। कितना आपका होता है 6.5, कई बुक्स में 6 दे रखा है, कई बुक्स में 6.2 दे रखा है, तो मैं 6.5 लिख रहा हूँ, ठीक है, 6.5। ये क्या होता है हमारा पीएच होता है किसका, हमारे सलाइवा का। अब ये हमारा जो सलाइवा है वो एसिडिक क्यों है, उसका फायदा क्या है, जो भी आप खाना खाते हैं, आप चाहे कितना भी उसको साफ खाएं, उस खाने में बैक्टीरिया होता ही होता है, या उस खाने में वायरस होता है, कितना भी आप उसको प्योर करके खाएं। तो क्या होता है कि ये जो हमारा सलाइवा होता है एसिडिक, वो क्या करता है उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को या वायरस को मार देता है। वायरस को तो बहुत कम मार पाता है, लेकिन मेन तौर पर बैक्टीरिया को मार देता है। तो जो भी इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है, वो फिर हमारे और नीचे स्टमक तक पहुंचता नहीं, तो इसलिए सलाइवा का एसिडिक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब सलाइवा आपका एसिडिक होता है तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी आपके माउथ से शुरू हो जाती है, ये फायदा है सलाइवा के एसिडिक होने का, ठीक है। चलिए तो ये हमारा माउथ खत्म, माउथ में हमने सारे पार्ट पढ़ लिए। अब फूड पाइप में कुछ इतना खास है नहीं। फूड पाइप एक क्या है आपकी, एक मैंने बताया था उस दिन आपको कि एक वो है क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज है बस, कि बस उसको खाने को माउथ से कहाँ तक पहुंचाना है, आपके स्टमक तक पहुंचाना है। हाँ, एक चीज हमारी रह गई, वो लिख लो यहाँ पर, जो माउथ के अंदर है टंग। टंग के क्या करता है ये, एग्जाम में क्या पूछते हैं, टेस्ट पूछ लेते हैं कि टंग के किस पार्ट में कौन सा टेस्ट आता है, या टेस्ट जोन। तो टंग लिखो और उसके आगे लिख दो हेडिंग डाल के टेस्ट जोन। और भाई आप इसी के पीछे जो है हजारों रुपए रेस्टोरेंट में खर्च करते हैं कि भाई आपको अलग अलग टेस्ट जोन मिले। तो एक कोशिश करो टंग का डायग्राम बना लो ऐसे करके, ठीक है। ये टंग का आगे का पार्ट हो गया इंटीरियर, ये हमारा पीछे का पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट जोन की बात कर लेते हैं, उसको फुलफिल कर लो। टेस्ट जोन में सबसे आगे की तरफ जो है वो है आपका स्वीट, ठीक है।
उसके बाद इधर यहाँ पे जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो है वो सॉल्ट टेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे स्वीट हो गया। उसके बाद इधर साइड की तरफ और इधर भी आपका जो है, अब इसी का मिक्सचर बनता है जो हम बहुत सारे टेस्ट पे जान सकते हैं। ठीक है, और पीछे की तरफ इस जगह टंग के पीछे की तरफ आपका बिटर। ठीक है, ये मेन तौर पे ये चार आपको टेस्ट ध्यान में रखते हैं, या ये क्या होते हैं, टेस्ट बड या टेस्ट जोन आपकी होती है। ठीक है, चलो एक आखिरी टॉपिक लिख लो आज। फिर मैं थोड़ा सा आधा घंटे मतलब 40 मिनट का ही सेशन करते हैं, क्योंकि बायो एक बार में आप लोग फिर थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो कल के लिए टॉपिक लिख लो, कल को यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। हेडिंग डालना स्टमक, हेडिंग डाल लीजिए स्टमक, और इसमें लिख दो स्टमक डिवाइडेड। स्टमक देखना, स्टमक लिख दो। कुछ इस तरीके का हमारा स्टमक बनता है जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, डिवाइड, इसमें लिखना स्टमक, हेडिंग डाल दो डिवाइडेड इनटू, जो हमारा स्टमक होता है, ये आप देख रहे हैं ना नीचे स्टमक, ये हमारा स्टमक है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऐसे करके अगर डायग्राम बन सकता है तो भाई बना दो, और 3 पार्ट। ये जो हमारा होता है पहला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्टमक। दूसरा जो पार्ट हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंडिक स्टमक। ये ऑर्डर वाइज लगा रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ, हाँ, एग्जाम में आता लगाने को। और थर्ड पार्ट जो स्टमक का होता है, सबसे आखिरी पार्ट कह सकते हो, पायरोलिक स्टमक। ठीक है, लिख दिया ये 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक और आपकी पायरोलिक स्टमक। क्लियर है स्तुति, हो गया? वो स्तुति आपने टेस्ट दिया था कल का, आपका भी मिस हो गया था, सबका मिस हो गया। यस सर, नहीं दिया था वो, जब मैं खोल रही थी तो वो फिर टाइम आउट हो गया था उसका तब चलो कोई बात तक। नहीं, मैं उसको अभी अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग को मौका मिले तो अभी रात को कर लेना, या कल दिन भर तक यस। के लिए अपलोड रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का है। यस सर। ठीक है, चलो फिर कल हम लोग अपना 7:30 पे मिलेंगे, कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।